देखा जाएगा। तो क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सुरक्षा को लेकर पीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक में मौजूद। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच की तेज। घटनास्थल का सीन रिक्रिएट कर हर कोने से जुटा रही है सबूत। आतंकी हमले के नए वीडियो सामने आने के बाद जिप ऑपरेटर से पूछताछ। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से 48 पर्यटक स्थल बंद किए गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट भारत में बंद। पहलगाम हमले के बाद लगातार उगल रहे थे जहर। यूएन के मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। 5वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने का आज अंतिम दिन। नई दिल्ली में इनोवेशन और स्टार्टअप में निवेश से संबंधित युग्म सम्मेलन में पीएम मोदी ने की शिरकत। एआई को लेकर सुपर हब बनाने, क्वांटम तकनीक और हेल्थ टेक को लेकर किए गए एमओयू। पीएम ने कहा, सरकार युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रही है शिक्षित। यूपी में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई लगातार जारी। हटाए गए अवैध अतिक्रमण तो अवैध मदरसे भी सील किए गए। गुजरात में भी अवैध घुसपैठियों के कब्जे पर चला बुलडोजर। अहमदाबाद के चंडोला तालाब के पास झुग्गियां और आलिशान फार्म हाउस किए जा रहे हैं ध्वस्त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही साथ सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हैं। तो जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए ये काफ़ी अहम मानी जा रही है ये बैठक। पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही साथ पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी उसको लेकर भी तनाव बना हुआ है। इसको देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण इस वक्त ये बैठक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा सीडीएस वहाँ पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, करीब 5 बजे ये बैठक शुरू हुई थी चंद्रशेखर, और अभी इस वक्त ये बैठक चल रही है और बहुत अहम बैठक जो पूरा इस वक्त का घटनाक्रम है, चाहे जो पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था या उसके बाद से जो सीमा पर पूरी स्थिति बनी हुई है, उसमें कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण बैठक। हालांकि रणनीतिक सुरक्षा मुद्दों से जुड़ी हुई बैठक है, तो आप शायद ही उम्मीद करें कि इसको लेकर कोई बड़ी खबर तुरंत सामने आ जाए, लेकिन कह सकते हैं अभी की जो पूरी परिस्थिति है, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि पीएम मोदी तीनों सर्विसेज चीफ से, सीडीएस से, एनएसए डोभाल से पूरी जानकारी ले रहे होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक इंटेंस इंटरैक्शन होता हुआ ऐसा दिख रहा है इन तस्वीरों में जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, और जो देश का एक मिजाज है, और साथ ही साथ जिस तरह से पीएम मोदी का हमने देखा, जो उन्होंने आतंक को लेकर, जो पहलगाम की जो घटना हुई थी उसको लेकर पीएम मोदी का जो बयान आया था, उसमें एक कठोरतम कार्रवाई की का जो एक्सपेक्टेशन एक देश के भीतर है पीएम मोदी के आश्वासन के बाद, तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक। तो जो रणनीतिक मामलों के जानकार हैं उनका जरूर ये कहना है कि न सिर्फ जो सीमाओं की पूरी स्थिति है उसके बारे में, बल्कि क्या ऑप्शन भारत के सामने है, किस तरह से इस मसले को लेकर आगे बढ़ना है। जब एक ऑल आउट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म
आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, एक प्रभावी और एक निर्णायक कार्रवाई की तरफ भारत अग्रसर है, तो उसमें क्या कुछ किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये तीनों सर्विसेज चीफ अपनी तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और एज अ यूनिट भारत किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसको लेकर बातचीत हो सकती है। और खासकर सुधाकर, सीमा पर जो चोरी और सीनाजोरी का एक उदाहरण वहां पर दिख रहा है। लगातार पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, हालांकि भारतीय बलों की ओर से उसका जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से पाकिस्तान की हरकत लगातार बढ़ते जा रही है, उसको देखते हुए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि ये घबराहट में, डेस्परेशन में पाकिस्तान की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग सीमा पर कई स्थानों पर हुई है और पहलगाम की घटना के बाद से लगातार वो हो रही है। और इसके दो मकसद होते हैं। एक तो एक जरूर घबराहट है पाकिस्तान के ऊपर कि एक दबाव है कि वो भारत किस तरह की कार्रवाई करता है और उसमें उनको बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा जरूर इन फायरिंग की घटनाओं की आड़ में, हम जानते हैं गर्मी का मौसम है, तो उनकी कोशिश रहती है कि आतंकियों की घुसपैठ, ऐसे आतंकी जिसको एसएसजी ने जो है आर्मी की एसएसजी यूनिट ने तैयार किया है, उसको किसी तरह से सीमा पार कराई जाए। ठीक है, शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। पहलगाम आतंकी घटना की जांच कर रही एनआईए ने घटनास्थल का सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया है। एनआईए की टीम घटनास्थल के हर कोने से आतंकियों के सबूत एकत्र कर रही है। टीम जांच में पता लगा रही है कि घटना के समय कितने फोन और किस नेटवर्क के चालू थे और कहां-कहां बात हो रही थी। साथ ही खच्चर चलाने वाले लोगों के पुराने संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं वो कभी किसी अपराध में शामिल तो नहीं रहे हैं। एनआईए जिप ऑपरेटर के अलावा बाकी टूर ऑपरेटर्स से भी पूछताछ कर रही है। और इस सब के बीच पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी हमले का खौफनाक मंजर दिखाई दिया है। वीडियो गुजरात के रहने वाले ऋषि भट्ट नाम के शख्स ने बनाया है, जो आतंकी हमले के दौरान जिप लाइनिंग कर रहे थे। इस वीडियो में गोली लगने के बाद सैलानी जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब एनआईए इस नए वीडियो के आधार पर जिप लाइन ऑपरेटर से और ऋषि भट्ट से पूछताछ करेगी। जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ एनआईए करेगी, साथ ही पर्यटक ऋषि का भी बयान दर्ज किया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ये लेटेस्ट वीडियो है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले ऋषि भट्ट के कैमरे में ये कैद हुआ है। वीडियो में आतंकी पर्यटकों पर दनादन गोलियां बरसा रहे हैं। पर्यटक जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं, तभी आतंकी धर्म पूछ कर खूनी खेल खेल रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में जिप लाइन पर सवार ऋषि भट्ट दिख रहे हैं। एक शख्स उनके पीछे खड़ा है जो जिप लाइन ऑपरेटर है। जैसे ही फायरिंग की आवाज आती है, जिप लाइन ऑपरेटर धार्मिक नारे लगाने लगता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर कड़ा एक्शन लिया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट ख्वाजा एम आसिफ को भारत में बंद कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान के यूएन ऑफिस का एक्स हैंडल भी भारत में प्रतिबंधित हो गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये भारत की एक और बड़ी कार्रवाई है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक्स अकाउंट पर उनका नाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। इसकी जानकारी देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म ने लिखा है कि कानूनी मांग के चलते ख्वाजा एम आसिफ को बंद कर दिया गया है। बता दें कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से पहले भी भारत सरकार पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सभी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारतीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के बारे में झूठी खबरें प्रसारित कर रहे थे। और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से कश्मीर में पर्यटकों के लिए 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। बंद किए गए पर्यटन स्थल दूर दराज के इलाकों में हैं। हालांकि इस बीच श्रीनगर और पहलगाम में पर्यटक आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकी वारदात के मद्देनजर देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता जारी है।
और कश्मीर में संदिग्ध घरों पर छापेमारी दूसरे सप्ताह भी जारी रही। रिपोर्ट के अनुसार कौसरनाग सूर्य मंदिर, बेरीनाग गार्डन, सिंथल टॉप, महादेव हिल्स, बौद्ध मठ सहित 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। अन्य गंतव्यों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है और कुछ गंतव्यों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद कश्मीर में 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को बंद किया गया है। श्रीनगर से सटे हरवन स्थित दाचीगाम नेशनल पार्क में पर्यटकों को सीमित दूरी तक ही घूमने की इजाजत है। दाचीगाम नेशनल पार्क पहुंचे पर्यटकों से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। ये दाचीगाम नेशनल पार्क है, 1981 से ये नेशनल पार्क है। ये आकर्षण का केंद्र है कश्मीर घाटी में। हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस नेशनल पार्क में आगे 1.5 किलोमीटर के बाद जाने की परमिशन सुरक्षा कारणों से रोक दी गई है। कुछ यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मुंबई से। और कहाँ तक आप जा पाए और किन कारणों से आपको वापस आना पड़ा? अभी क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है तो हमको आगे 1.5 किलोमीटर पे फिश फार्म है, वहीं तक जाने दिया है। अदरवाइज और 5 से 6 किलोमीटर आगे आप जंगल में जा सकते हो और कहीं कहीं पे इफ यू आर लकी एनिमल स्पॉट कर सकते हो। पर अभी क्योंकि वो चीजें बंद हैं तो हम सिर्फ फिश फार्म तक जाके वापस आ गए। नहीं, डर जैसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। हम पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग सब घूम के आए हैं। हम आराम से घूमे हैं, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आप बच्चे बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा ट्रिप था और बहुत ही सेफ ट्रिप था और बहुत अच्छा गया। कुछ ऐसा डर जैसा कुछ है नहीं। पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद से कितना असर पड़ा है? काफी भीड़ थी, बहुत ज्यादा रश था। अभी स्थिति क्या है? हम हर किसी से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, यहाँ तक वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जितने भी कश्मीरी है हर कोई टूरिस्ट के साथ शाना बशाना खड़े हैं और ऊपर से सिक्योरिटी फोर्स भी यहाँ है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्स लगी है, तो वो भी अपना काम कर रही है। जो 48 स्थान है जहां पर पर्यटकों का आना जाना रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक मायूसी की बात तो है ही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। स्थितियां माकूल होंगी, ये फिर से खुलेंगे, घाटी और गुलजार होगी, यही उम्मीद करेंगे। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दाचीग्राम नेशनल पार्क, श्रीनगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमले के पीड़ित परिवारों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की दिशा में राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी। पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में हमारे जिन भाइयों की मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई, ऐसे भाइयों के परिवारों को मदद करने का निर्णय हमारे मंत्रिमंडल ने लिया है। उनके परिवार को 50 लाख रुपया कंपेंसेशन या मदद हमारी सरकार की ओर से दी जाएगी। उनके बच्चों के पढ़ाई की दृष्टि से मदद की जाएगी और साथ में जिनके यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है, उनके यहाँ पर एक व्यक्ति को उनके जो सीधे रिश्तेदार है, बेटा है, बेटी है, ऐसे किसी को सरकारी नौकरी में भी हम नौकरी देंगे। इस प्रकार का निर्णय आज हमने किया है। पाकिस्तान समर्थक कई सोशल मीडिया अकाउंट झूठा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर एक भारतीय राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया है। PIB फैक्ट चेक ने इस झूठे दावे की जांच की और इसे गलत बताया। PIB ने बताया कि पाकिस्तान सेना ने किसी भी भारतीय लड़ाकू विमान को नहीं मार गिराया है। PIB ने कहा कि पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा शेयर किया गया वीडियो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का है, जो जून 2024 में महाराष्ट्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले असत्यापित दावों को शेयर करते समय उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अमेरिका के शिकागो में पहलगाम हमले के मद्देनजर पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया।
इसके साथ लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए शिकागो स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपने हाथ में बैनर ले रखे थे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। यहां 50 बुलडोजर और 36 डंपर लगाए गए हैं। अब तक 2000 वर्ग गज यानी 18,000 वर्ग फुट में फैले क्षेत्र के अतिक्रमण को साफ किया जा चुका है। पिछले 2 दिन से इस पूरे इलाके का सर्वे किया गया, जहां बड़े पैमाने में अवैध निर्माण पाया गया। 25 अप्रैल को इस एरिया में कॉम्बिंग करने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने बीते 2 दिन में इस इलाके से 890 संदेहास्पद बांग्लादेशी वहां पर मिले हैं। इनमें से 150 से अधिक बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। कल शाम को यह तय किया गया कि यहां डेमोलिशन ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान मेडिकल और फायर की टीम तैनात थी। 50,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का अवैध निर्माण था। 25/4/2025 को अलग अलग एजेंसीज की एक मीटिंग हुई और उसमें निर्णय हुआ कि इस एरिया में कॉम्बिंग करनी चाहिए। अगले दिन सुबह 3 बजे से क्राइम ब्रांच थी, जोन 6 थी, हेडक्वार्टर्स से और सीपी साहब ने अलग अलग टीमों की रचना करके उस एरिया में बड़ी कॉम्बिंग करवाई थी। उस एरिया से 890 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी और वहाँ से मिले थे, उनकी अभी पूछपरछ चालू है। उसमें से 150 से ज़्यादा बांग्लादेशी प्रस्थापित भी हुए और जो गैर कायदेसर घुसनखोरी करके यहाँ का आधार कार्ड लेके और गलत डॉक्यूमेंट से बिजली का कनेक्शन लेके रह रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद नगर निगम द्वारा चंदोला झील के पास अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक अहमदाबाद नगर निगम AMC द्वारा चंदोला झील के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाने और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बुलाई गई थी। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस बल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हाल ही में गुजरात में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। एक और छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा NSA अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह का तनाव है उसको देखते हुए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा लगातार पाकिस्तान की ओर से सीमा पर जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है उसको लेकर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। पाकिस्तान लगातार सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय बलों की ओर से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और इस सब को देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NSA अजीत डोभाल वहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और CDS वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, अब क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए चंद्रशेखर, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह का एक इंटेंस डिस्कशन हो रहा है। प्रधानमंत्री ना सिर्फ जानकारी ले रहे हैं सर्विसेज चीफ से, CDS से, NSA से, बल्कि वो अपनी तरफ से भी इनपुट दे रहे हैं। तो एक इंटेंस डिस्कशन होता हुआ दिख रहा है और बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो एक तरह से भारत ने एक प्रभावी कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई आतंक के खिलाफ करने की ठानी है, उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, और हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं चंद्रशेखर, जो 22 तारीख के बाद जो पहलगाम में जो एक विभत्स आतंकी घटना हुई उसके बाद, और जिस तरह की पूरी परिस्थितियां उपजी और जिस तरह से PM मोदी ने एक देश को आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया कि एक बहुत ही कठोरतम कार्रवाई सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि इसकी साजिश रचने वालों के खिलाफ भी की जाएगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई दौर की अलग अलग बैठकें हुई हैं, उसमें ये सर्विसेज चीफ के साथ बैठक इस बात का भी इंडिकेशन हो सकता है, मेरा मानना है चंद्रशेखर, सीमा पर क्या हालात हैं, क्या तैयारियां हैं, तो साथ ही साथ किस तरह के ऑप्शन हमारे सैन्य बलों के पास है, खासतौर से आतंक पर एक बड़ी चोट, बड़ा प्रहार करना है, तो उसमें किस तरह से के ऑप्शंस हैं तीनों सेनाओं के पास अलग अलग। और एक एकीकृत कमान के तौर पर आप देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, NSA है, तो एकजुट होकर किस तरह की कार्रवाई आतंक के खिलाफ हो सकती है, चाहे आतंकी सीमा पार ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर सर्विसेज चीफ से इस बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे, इस बारे में भी जानकारी ले रहे होंगे इस महत्वपूर्ण बैठक में। और हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, जो चीफ्स हैं उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही है, NSA की तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, और ये एक तरह से प्रभावी बैठक एक रणनीतिक लिहाज से आने वाले समय में, जिसके बारे में हमें हो सकता है और भी जानकारियां मिले अधिकारियों के हवाले से, तो आ सकती है। जी चंद्रशेखर। सुधाकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल की जो पिछली रात थी वो लगातार 5वीं रात थी जब LOC पर लगातार पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन वहां पर किया जा रहा है, वहां पर फायरिंग की जा रही है। कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें या बारामूला सेक्टर की बात करें और दूसरे सेक्टरों की बात करें, तो उसको देखते हुए भी हालांकि जो भारतीय सुरक्षा बल हैं वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन उसको देखते हुए ये उच्च स्तर पर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुधाकर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चंद्रशेखर। और आप देखिए एक पूरी ब्रीफिंग, क्योंकि देखिए भारत की जो कार्रवाई होने वाली है, जो मोदी सरकार को करीब से जानते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिन्होंने उनका नेतृत्व देखा है बीते 10 वर्षों में, और खासतौर से आतंक के मोर्चे पर। और हम जब भारत ये बात कहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में छिपाओ, हम देखे हैं कि 26/11 के जो असली मास्टरमाइंड था उसका किस तरह से भारत ने प्रत्यर्पण किया। तहव्वुर राणा का एक मुश्किल काम एक वक्त माना जाता था, लेकिन भारत उसको लेकर आया। तो ये जो आश्वासन जब PM मोदी ने दिया है, तो उस आश्वासन पर किस तरह से आगे बढ़ना है। देखिए देश सुरक्षित है, सीमाओं पर जो इस तरह की अनप्रोवोक्ड फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई है, जरूर हमारी आर्मी ने, हमारे CDS ने PM मोदी को ब्रीफ किया होगा कि इससे हम निपटने में सक्षम है और प्रभावी तरीके से इसे निपटा भी जा रहा है। लेकिन एक रणनीतिक फैसले पर पहुंचना है, कितनी बड़ी चोट, किस तरह की चोट आतंकियों को देनी है,
आतंकियों के आकाओं को देनी है, और ताकि पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश जाए कि भारत अब वो भारत नहीं है। पहले एक वक्त हुआ करता था कि आतंकी हमला करे और भारत चुप बैठता था। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक करने का साहस दिखाया है, तो उसके आगे भी भारत जा सकता है, उससे ज्यादा बड़ी भी कार्रवाई कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो तीनों सेनाएं हैं वो पीएम मोदी को जरूर अपनी तरफ से एश्योर कर रही होंगी कि हमारी तैयारियां पूरी हैं आतंक पर हमले की, आतंक पर चोट की, और हम किस तरह के ऑप्शन सामने रख रहे हैं, और उसको लेकर जरूर हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि पीएम मोदी पूरी जानकारी ले रहे होंगे, और बहुत गंभीरता से इंटेंस तरीके से जो ये पूरी बातचीत डिस्कशन चल रही है, तो हम उसकी तरफ उम्मीद जरूर लगा सकते हैं। चंद्रशेखर बिल्कुल सुधाकर हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास में, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं, उसके अलावा सीडीएस वहां पर मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आतंकी कायराना आतंकी हमला जो वहां पर हुआ था सुधाकर पहलगाम में, उस आतंकी हमले की तह तक जाने के लिए एनआईए एक और जांच कर रही है, और वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से लगातार, चाहे वो पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा हो, उसकी हवा निकाली जा रही है। कई सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये सब कदम जो उठाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला भी गया है। सुधाकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है चंद्रशेखर कि ये एक तरह से बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और देखिए किस तरह की वहाँ घटना हुई थी, परिवारों के सामने आतंकियों ने किस तरह से नाम पूछकर, धर्म पूछकर किस तरह से एक नृशंस हत्या की थी। उसके बाद देश का जो गुस्सा था, देश का जो आक्रोश था, उस सेंटिमेंट को पीएम मोदी ने शेयर किया। हम जानते हैं कि जांच काफी आगे बढ़ी है, कई लोग हिरासत में है, 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया गया। ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो इन आतंकियों की मदद के लिए आए थे। जो तीनों आतंकी थे उनकी पहचान की गई। सुधाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, उनसे हम बातचीत करेंगे। अखिलेश, इस वक्त ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास में, और ये वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। अखिलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत हर मोर्चे पर, चाहे वो आतंकवादी, कायराना आतंकवादी घटना की जांच हो, उसके लिए एनआईए जांच कर रही है, उसके अलावा क्या कुछ कदम उठाने हैं डिप्लोमेटिकली, वो कदम उठाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में किस तरह से पाकिस्तान को घेरना है वो वहाँ पर किया गया है। तो क्या कुछ आप कहेंगे? भारत सभी मोर्चों पर इस वक्त कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश दे रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को। निश्चित तौर पे अभी जो स्थिति हो गई है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कड़ा संदेश दिया था बिहार के मधुबनी से कि जहां भी आतंकवादी हो उनको हम पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे। और फिर यह भी बात है कि उनके जो आका हैं, जो उनके स्पॉन्सर हैं, जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको भी हम सजा देंगे। तो निश्चित तौर पे जो पूरे सड़क की सुई जा रही है वो लगातार इस ओर जा रही है कि वो जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई थी, पाकिस्तान में उनका सारा तार जुड़ा हुआ है, और ये भी संभावना और आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है वो पाकिस्तान के ही कमांडो सेवा से आए हुए लोग हो जिन्होंने इतनी निशंसता से हत्या की। तो निश्चित तौर पे जो भारत का जो रुख है कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब आगे किसी और ऐसी घटना को अंजाम नहीं होने देंगे, इसके लिए बहुत ही कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। और इसीलिए राजनयिक तौर पे आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर और जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उन सारे तक, मैंने ऐसे ऐसे देश जो कि बहुत पिछड़े देश हैं, ऐसे ऐसे देश जो विकासशील देश हैं और ऐसे देश जो विकसित देश हैं, उन
सारे देशों ने यह कहा, आतंकवाद की भर्त्सना की और यह कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। तो राजनयिक तौर पे तो पाकिस्तान का घेराव पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। देखिए, आर्थिक तौर पे जो होता है कि हमारे यहाँ से पानी जाता है, सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया गया है। निश्चित तौर पे इसका एक बहुत ही कड़ा संदेश है कि हमारे यहाँ से जल जाएगा और आपके यहाँ से खून, तो ये बर्दाश्त नहीं है। तो एक तरीके से क्या है कि यह जी आर्थिक मोर्चे पे एक बड़ा हमला है पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा, सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान से कई चीज़ें ऐसी होती थी जो तीसरे रास्ते से आयात होकर हमारे यहाँ आती थी। तो जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान की कोई चीज़ है वो सीधे भारत नहीं आएगी, वो दुबई के रास्ते आएगी या किसी और देश में जाएगी और वहाँ से फिर आएगी। तो इस पर भी प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया चल रही है कि पाकिस्तान का कोई भी आयात किसी भी कोने से पाकिस्तान में बनाई हुई चीज़ भारत में न हो, और इस तरह से पाकिस्तान के यहाँ भी भारत में बनी हुई चीज़ कोई न जाए, ताकि पाकिस्तान का जो तुरंत की ज़रूरतें हैं उन तुरंत की ज़रूरतें न पूरी हो। तो निश्चित तौर पे एक आर्थिक नाकेबंदी जैसी स्थिति है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, कश्मीर से भी जो जाने वाले रास्ते हैं वो भी सारे बंद हैं। तो कह सकते हैं कि भारत ने आर्थिक तौर पर, राजनयिक तौर पर और ये जो आवागमन का जो रास्ता है व्यापारिक, तो ये सारे रास्ते बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए। अब जो देखना है अब ये है कि जो कार्रवाई किस तरीके की होती है। सेना पूरी तरह से तैयार है और सेना न सिर्फ पश्चिमी बॉर्डर पे बल्कि सेना पूर्वी बॉर्डर पे और उत्तरी बॉर्डर पे भी तैयार करने की बात मैं सुन रहा हूं, क्योंकि जब ठीक है अखिलेश, ये वक्त कम है हमारे पास, इस बुलेटिन को हमको यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुधाकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, NSA अजीत डोभाल मौजूद हैं, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको आगे के बुलेटिन्स में देते रहेंगे। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।